हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारे संस्थान में। तो बैच जो है शुरू हो गया है, जिसमें हम लोग चैप्टर भी शुरू कर दिए हैं, टॉपिक भी अपना जो है एक एक करके करते जा रहे हैं। और कोशिश यही है कि आप लोग जुड़िए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। एडमिशन जो है आप लोगों का होता रहेगा। सरकार के हिसाब से जो है 10 तारीख तक जो है टीसी आवंटन करने का सूचना दिया गया है, जितने भी मध्य विद्यालय हैं उन सबों को। और 11 के बाद जो है उन बच्चों का एडमिशन होगा। तो आप एडमिशन 9th में ले लीजिएगा, लेकिन आप जो है कोचिंग वगैरह आपके आसपास जहाँ भी अच्छे टीचर हैं या ऑनलाइन जिन लोगों से लेना चाहते हैं आप लीजिए, उनसे जुड़िए और पढ़ाई जो है शुरू कर दीजिए। नहीं तो इसी तरह से दिन जो है बीतता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्लास 9th का जो सीरीज़ था हैशटैग शुरुआत बैच, और उसमें हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। और साइंस में जो हम लोगों का पहला जो चैप्टर था वो केमिस्ट्री का चैप्टर था, उसको पढ़ रहे थे। और हम लोगों का जो टॉपिक था वो टॉपिक क्या था? पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाओं में हम लोग उसके गुणों पे थे, उनके गुणों का चर्चा कर रहे थे। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक था उस पे आते हैं। तो टॉपिक में हम लोग क्या देख रहे थे? तो पदार्थ जो है, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ये पदार्थ की अवस्थाएं कैसे परिवर्तित होती है। तो पदार्थ की अवस्थाएं जो परिवर्तित होती है वह, ठीक है, उष्मा और दाब के वजह से। जब हम उष्मा देते हैं तब पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। तो लास्ट टाइम हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, इस पे हम लोगों का डिस्कस हो चुका था। उसके बाद हम लोग चले आएंगे इस पे। ठीक है, तो चलिए बिना विलम्ब किए हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है आगे के टॉपिक का, आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए कुछ केमिस्ट्री की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का जिक्र किया गया है। उन क्रियाओं को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस चीज़ का क्या करना है, ध्यान रखना है, ताकि किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने उतना जूम कर दिया है कि आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे पहला इसमें टॉपिक दिया हुआ है आज के लिए वो क्या है? वो है गलनांक। वो क्या है? वो है गलनांक। गलनांक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक से पहले जो है मेल्टिंग जो प्रक्रिया है उस चीज़ के बारे में जानना है। ठीक है, मेल्टिंग जो प्रक्रिया है उसको जानना है, फिर गलनांक को जानेंगे। ठीक है, एक जो प्रक्रिया है गलन, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे या द्रवण, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि ये क्रिया क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके आसपास जो सारी पदार्थ है वो पदार्थ अलग अलग पदार्थ के रूपों में पाया जाता है। कोई ठोस है, कोई द्रव है और कोई गैस है। ठीक ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया है। जैसे आपको पता है कि जो पानी हम लोग पीते हैं, जो पानी हम लोग पीते हैं वो पानी क्या है? द्रव के रूप में है। और जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं वो क्या है? वो गैसीय अवस्था में है। और ये स्टाइल डिजिटल पेन जो है इसे लिखते हैं, ये क्या है? ठोस फॉर्म में है, सॉलिड अवस्था में है। इन अवस्थाओं को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? तापमान देते हैं और दाब देते हैं। तो दाब का कम प्रभाव है लेकिन ताप का ज़्यादा प्रभाव है। उसी प्रभाव को हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये जो गलनांक है, ये जो गलनांक है, ये गलनांक क्या है? ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या है? यह एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का एक क्या है? अंक है, जिसपे एक गलन की क्रिया जो है संभव हो पाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं
जिस ताप पर ताप बोले तो टेम्परेचर पर, वायुमंडलीय दाब पर, दाब जो है फिक्स रहेगा। जो वायुमंडलीय दाब होता है, आप अपने वातावरण में कहीं भी कोई चीज़ गर्म कीजिएगा तो वहाँ का जो दाब होगा वायु का, वो वहाँ का वायुमंडलीय दाब होगा। कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, वह इसका गलनांक कहलाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। तो गलनांक क्या है? एक टेम्परेचर का एक क्या है? जब हम लोग किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो टेम्परेचर को क्या करेंगे? धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट होगा टेम्परेचर का, वह जो बिंदु होगा टेम्परेचर का, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? जिस बिंदु पे ये क्रिया होगी उसको हम लोग कहेंगे क्या? गलनांक। क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। तो अलग अलग पदार्थों का गलनांक जो है अलग अलग होता है। गलनांक किसका होगा? ठोस पदार्थ का होगा। और ठोस पदार्थ अलग अलग है। पदार्थ के जो रूप हैं उसमें जो ठोस पदार्थ है वो अलग अलग है। लोहा भी एक ठोस पदार्थ है, तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, चांदी भी है, सोना भी है, बर्फ़ भी है, लकड़ी भी है। तो सबों का अलग अलग होगा। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो ख़ास करके उसमें हम लोग मेटल लेते हैं और कुछ उससे रिलेटेड नॉन मेटल लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ जो बात है, यहाँ जो जिक्र हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है? वो बर्फ़ का हो रहा है। किसका हो रहा है? बर्फ़ का हो रहा है। यहाँ पे किसका हो रहा है? आइस का हो रहा है। जो आइस का गलनांक है वो कितना है? तो आइस का जो गलनांक है वो कितना है? वो है 273.16 केल्विन। अब ये केल्विन क्या है? तो केल्विन जो है टेम्परेचर का, तापमान का SI मात्रक है। SI मात्रक है। क्लास 9th में ही फिजिक्स में आपको मात्रक पढ़ाएंगे, तब वहाँ बताएंगे कि ये मात्रक क्या होता है, कितने तरह का होता है और किस किस, ठीक है, राशि का मात्रक क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए ये जो केल्विन लिखा हुआ है ये तापमान का SI मात्रक है। जब बर्फ़ को इतना टेम्परेचर मिल जाएगा 273.16, तब ये बर्फ़ क्या होगा? पिघल के बर्फ़ का जो रूप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जल के रूप में आ जाएगा। सुविधा के लिए इसे 0 डिग्री अर्थात 233, ठीक, 273 केल्विन लेते हैं। ठीक है। तो समझ गए? बर्फ़ का जो गलनांक है वो गलनांक कितना है? सेल्सियस में अगर देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर बढ़ता जाएगा और ये तेज़ी से क्या होगा? पिघलता चला जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है। जब बर्फ़ पिघलती है तब बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है। ठीक है। बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देता। ठीक है। तो इसमें आप गुप्त ऊष्मा भी पढ़ेंगे। गुप्त ऊष्मा का क्या काम होता है? कोई भी पदार्थ जिस रूप में होता है उस रूप में उस पदार्थ के अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच जो बॉन्डिंग होता है, जो आकर्षण बंधन होता है, उस बंधन को तोड़ने में चला जाता है। जब उस बंधन को तोड़ने में चला जाता है तो ऊष्मा उस पूरे परिमाण में नज़र नहीं आता है। ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जब पूरी तरह से वो बॉन्डिंग टूट जाता है, नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, तब उस ऊष्मा का प्रभाव जो है दिखता है। ठीक है। इस चीज़ को आप देख लिए। अब संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों का, वो टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक तो हम लोग देख लिए। पहला टॉपिक हम लोगों का मेल्टिंग था और कितने डिग्री पे बर्फ़ में ये होता है वो भी है। ठीक है। अब क्या है? अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को संलग्न की गुप्त ऊष्मा, ये ऊष्मा कहाँ जाती है? इसको गुप्त क्यों कहते हैं?
तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा, डैट मीन्स 1 किलो, 1 केजी, 1 केजी कोई भी ठोस पदार्थ, ठीक ना, कोई भी ठोस पदार्थ, ये चीज़ ध्यान में रखना है। कोई भी ठोस पदार्थ आप 1 केजी ले लीजिए। हमेशा हम लोग इकाई के हिसाब से चलते हैं साइंस में, अपने मन से कुछ भी मात्रक नहीं ले सकते हैं, न पदार्थ ले सकते हैं, न उसकी मात्रा ले सकते हैं। ठोस पदार्थ उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मान के चलिए 500 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस या मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 केजी ठोस पदार्थ, चाहे बर्फ लीजिए, चाहे लोहा लीजिए, चाहे तांबा लीजिए, एल्युमिनियम लीजिए, सोना लीजिए, वो सॉलिड फॉर्म में है। अब उसको वहाँ से लिक्विड फॉर्म में ले जाना है, तो उस लिक्विड फॉर्म में ले जाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है, उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस की बात यहाँ पे हो रही है। पानी को हम लोग जब 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जब वो पानी आता है तो धीरे धीरे 4 डिग्री के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो कहाँ जाता है, 0 डिग्री पे पहुँचता है तो क्या होता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब द्रव से ठोस में चला जाता है। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री से टेम्परेचर हम लोग ऊपर बढ़ाते हैं तो वो जो बर्फ़ है वो बर्फ़ क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है और जल के रूप में, द्रव के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ गुप्त ऊष्मा के बारे में कहा जा रहा है कि 0 डिग्री पर बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पर पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। इस चीज़ को ख्याल रखना है। इसलिए पानी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और बर्फ़ जो है सामान्य रूप में तेज़ी से अपना रूप बदल देते हैं, ठीक है। तो ये है, तो हम लोग संलग्न की गुप्त ऊष्मा किसको कहेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए। वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब का मतलब है कि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं वहाँ जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है, ठीक है, उस पर कोई भी 1 केजी का ठोस पदार्थ ले लीजिए, कोई भी 1 केजी का ठोस पदार्थ ले लीजिए। उस 1 केजी का जो ठोस पदार्थ है उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है, उसी के गलनांक पे ले जाना है। ले जाने के बाद अब जितने देर तक वो चलेगा कन्वर्ट करने के लिए, उस जो उतने समय में, उतने टाइम में जितनी ऊष्मा की ऊर्जा की मात्रा लगेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, ठीक है। समझ गए, ये चीज़ है। इस चीज़ को आप अपने दैनिक जीवन के करप्शन से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं से कोई काम करवाना है और वो काम करवाने में जो जेन्युइन फीस है वो 5000 है, लेकिन वो काम हो नहीं रहा है, तो 5000 आप देंगे तो 5000 का आपको चालान मिलेगा और वो काम हो जाएगा। लेकिन उस 5000 के काम को करवाने के लिए एक्स्ट्रा जो आपको 1000 रुपया देना पड़ता है, जो आपके उस चालान में अंकित नहीं होता है, और उस 1000 रुपया के पावर से वो काम हो जाता है। तो यहाँ जो 1000 रुपया है वो करप्शन है। और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा ऊष्मा हम लोग देते हैं बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, गलनांक के बावजूद भी, क्वथनांक के बावजूद भी, तो ऊष्मा ऊर्जा कहाँ जाता है, तो उसी बॉन्डिंग को तोड़ने में जाता है। तो इसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। ये आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। चलिए अब जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, क्वथनांक। इसको हम लोग कहते हैं बॉयलिंग। क्या कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं। बॉयल भी आपने सुना होगा, यह प्रक्रिया बॉयलिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया जो है उबालने की क्रिया कहलाती है, उबला हुआ क्रिया कहलाती है। और जिस टेम्परेचर पे, जिस बिंदु पे, जिस तापमान पे ये होता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं,
क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई द्रव है, ठीक है, कोई द्रव है, उसको हम लोग क्या किए, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए। ठीक है, तो वो क्या हो रहा था, नहीं उबल रहा था, वो खौल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ा के कितना पे कर दिए, 90 पे कर दिए, और ये प्रक्रिया होना प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। तो ये जो टेम्परेचर का पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस, यही पॉइंट उसके लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे शुरू हो जाए रूपों का परिवर्तन, मतलब द्रव से वो गैस में शुरू हो जाए, भाप बनना शुरू हो जाए, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, और यह प्रक्रिया बॉइलिंग कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। तो जल, ये जो जल है, ये जल का कितना है, ठीक है, हम लोग जल को देखते हैं, जल, ठीक है, ये सब जो है 1 डे एग्ज़ाम 2 डे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि जल का कितना है। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, जल का कितना है। ठीक है, जल का कितना है, तो कितना है, 373 केल्विन, 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन, 373 केल्विन का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ये जो वाटर है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं, H2O। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ जल। ये किस रूप में है, तो ये जो रूप है ये किस रूप में है, ये जो रूप है ये इसका कौन सा रूप है, ये इसका द्रव्य रूप है। ठीक है, अब ये किस में आ जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, बर्फ़ बोले तो ठोस, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब इसको टेम्परेचर कितना मिल जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब धीरे 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 टेम्परेचर आके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा फॉर्म तो ये खुद है ही। अब उसी तरह से जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब वाष्प में कन्वर्ट होगा तो ये इसका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, तो ये इसका गैसीय फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो जल है, ये पदार्थ की 3 अवस्था है, देख लीजिए। जब ये बर्फ़ में आ जाए तो ये क्या हो गया, ठोस अवस्था हो गया। जल तो द्रव रूप में पाया ही जाता है। जैसे ही हम लोग इसको गर्म करना प्रारंभ करते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा देते हैं टेम्परेचर को, तो ये फिर वाटर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में, जलवाष्प में, जो उसका क्या है, गैसीय रूप है। तो ये तीनों रूप में है। इस चीज़ को आप देखिए, इस चीज़ को आप समझिए। अब यहाँ क्या है, द्रव से गैस, ये जो द्रव देख रहे हैं आप, ये द्रव से यहाँ गैस का ये प्रक्रिया है। तो द्रव से गैस का जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं बॉयलिंग। क्या कहते हैं, बॉयलिंग। और ये जिस पॉइंट पे हो पाता है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं बॉयलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए। और अब ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ से द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है मेल्टिंग। क्या कहा जाता है, मेल्टिंग। और जिस पॉइंट पे ये प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों के दोनों क्या है, तापमान का एक स्तर है। और बॉइलिंग और मेल्टिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जो केमिस्ट्री में होता है और उसके द्वारा पदार्थ के रूप में परिवर्तन आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो अपना टॉपिक है उस अपने टॉपिक पे आते हैं।
ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वाटर का कितना होता है, वाटर का कितना होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, गैसीय रूप में वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 0 से ऊपर चलेंगे तो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलेगा, ठीक है, वातावरण में वो पिघल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने को जानना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को जोड़ के क्या कर दिया है, 373 कर दिया है। एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो केल्विन के हिसाब से देखिएगा तो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो ये जब 100 बढ़ेगा तो 100 इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब 100 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का क्या मतलब है कि जब 1 केजी द्रव, चाहे वो द्रव किसी भी पदार्थ का हो, ठीक है, उसको आप लीजिए और उसको क्या कीजिए, शुरू कीजिए, गर्म करना शुरू कीजिए, वाष्प में कन्वर्ट करना शुरू कीजिए। तो जिस पॉइंट पे होगा और उस पॉइंट पे जाने के बाद जितनी ऊर्जा लगेगा उसी की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। चलिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव और उस पे उसके क्वथनांक पर वाष्पन बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। क्वथनांक पे ले जाने के बावजूद भी पल भर में सारा का सारा जल जो है वाष्प के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको टाइम लगेगा उसको क्या करने में, वाष्प में कन्वर्ट करने में। तो जो टाइम लगेगा उस टाइम के हिसाब से उसमें ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा भी लगेगी। उसी ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो पदार्थों के बीच, डैट मीन्स जो पदार्थ परमाणुओं से मिलके बना है, अणुओं से मिलके बना है, आयनों से मिलके बना है, उसके बीच जो बंधन है, उसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने में जाता है। ठीक है, उसको तोड़ने में जाता है, उसको अलग करने में जाता है ताकि पदार्थ अपने रूप को बदल सके, पदार्थ नए फॉर्म में आ सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ये तापमान कहाँ जाता है, आप तापमान दे रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं और एनसीईआरटी कह रही है, हम कह रहे हैं कि तापमान में वृद्धि नहीं होती है। जब तापमान में वृद्धि नहीं होती है तो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो जाता कहाँ है, ये बात समझिए। ठीक है, जाता कहाँ है, तो वो जाता है गुप्त ऊष्मा में, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण जो बल होता है उसको तोड़ती है, उसको तोड़ती है। मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एक काम शुरू किया, उस काम शुरू करने में एक लड़का को रख लिया। अब उस लड़के को सारा जो है मैनेजमेंट दे दिया, जो बच्चे आते हैं उनका पैसा लेना है, जो सामान लगाना है संस्था में वो लेके आना है और उसके बाद अपना हिसाब रखना है और हिसाब देना है। अब मान के चलिए वो बच्चा बीच में घपला करे और जब महीना में हिसाब हो तो पता ही न चले कि कितना आता है, कितना जाता है, क्या होता है, और हम लोगों को घाटा लगने लगे। इसका मतलब है कि वो बच्चा क्या कर रहा है, चोरी करना शुरू कर दिया है, पैसा गायब करना शुरू कर दिया है, इसलिए दिख नहीं रहा है प्रॉफिट। सेम चीज़ है, एक टेम्परेचर पे जाने के बाद आप उसको टेम्परेचर दे रहे हैं और उस टेम्परेचर का पता नहीं चल रहा है, तो टेम्परेचर जा कहाँ रहा है, जो बढ़ नहीं रहा है स्केल पे, तो वो जाता है अणुओं, परमाणुओं और आयनों
का जो बंधन होता है पदार्थ के अंदर, उस बंधन को तोड़ने में, ठीक है, समझिए इस चीज़ को और बारीकी से देखिएगा तो एक एक चीज़ समझ में आएगा। ये चैलेंज है, ठीक है। आप वीडियो देखिए, नहीं समझिएगा तो आप हमको बोलिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और लोगों को बताइए, लोगों को दिखाइए, ठीक है। और जो हमारे बनवनकी के बच्चे हैं, आस पड़ोस के बच्चे हैं, वो आइए क्लास में, संस्था में आइए, जुड़िए हमसे, पढ़िए, ठीक है, और समझिए। तो अतः 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसकी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। क्यों अधिक ऊर्जा होती है? क्योंकि वो ऊर्जा तो उसी में जाती है, वाष्प बनने में ही जाती है, ठीक है। इसलिए वाष्प या भाप जब लगता है तो तेज़ी से लोगों को जलन होती है, तेज़ी से लोगों को गर्माहट महसूस होता है पानी के तुलना में। रोटी वगैरह बनाने के क्रम में देखे होंगे कि आप रोटी जब फूल जाती है पूरी तरह से, कोई पकड़ने के क्रम में उंगली घुसा देता है उसके अंदर, या उससे हवा निकलती है, वो जो गर्म हवा होता है, जो वाष्प होती, वो काफ़ी गर्म होती है और इंसान जो है उस समय पक भी जाता है। तो इस चीज़ को समझना है। आप अपने दैनिक जीवन से विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बशर्ते कि आप उस लेवल तक समझदारी को ले जाइए। वैसे शिक्षकों से पढ़िए जो साइंस को जीवंत तौर तरीके से पढ़ाए। ये नहीं कि बुक खोले, लिखो, पढ़ो, समझो, तब हो गया, बुक में ही धरी रह जाएगी जो ज्ञान है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं। पूरा साल है पढ़ने के लिए, टेंशन नहीं है और कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही हम जो है किसी और के संस्था में काम कर रहे हैं जो पर लेक्चर के हिसाब से जो है वो हमको फिक्स कर देगा कि इतना लेक्चर में आप ख़त्म कीजिए। अपना संस्था है, मैं खुद टीचर हूँ, सब कुछ अपना है, मज़े से पढ़ेंगे। 10 वीडियो के जगह 20 वीडियो बना लेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए और जो सब्जेक्ट है उसको पढ़िए मज़े से। जब कहीं दिक्कत हो तो पूछिए। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है। हम कई बार आपको बोले हुए हैं कि पदार्थ के अवस्थाओं में, पदार्थ के रूपों में जो परिवर्तन होता है उसका मेन फैक्टर जो होता है वो तापमान होता है और दूसरा फैक्टर जो होता है वो दाब होता है, प्रेशर होता है। लेकिन जो स्टार फैक्टर है, ठीक है, जो सिंगल फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो टेम्परेचर, डैट मीन्स तापमान, ठीक है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है आरेख के द्वारा। ये आरेख मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया था पिछले वीडियो में। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो का जो प्लेलिस्ट होगा उसी में पीछे वाला वीडियो में आप जाके देखिएगा। अब वहाँ भी देखिएगा और यहाँ भी देख लीजिए। ये पदार्थ का जो है पहला रूप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ये पदार्थ का दूसरा रूप है और ये पदार्थ का तीसरा रूप है, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ठोस पदार्थ किस में कन्वर्ट हो रहा है? द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। कब? जब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उष्मा दे रहे हैं, जब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये द्रव भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कब? जब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो 1 नंबर से 2 नंबर पे आना भी एक प्रक्रिया है, 2 नंबर से 3 नंबर पे आना भी एक प्रक्रिया है। अब इसके रिवर्स चलते हैं हम लोग। रिवर्स में क्या है, तो गैसीय रूप से हम लोग आ जाएंगे द्रव रूप में। तो ये जो है ये चौथी प्रक्रिया है, जब हम लोग उसको कूलिंग करेंगे, जब हम लोग उसको ठंडा करेंगे। तो 3 नंबर से 2 नंबर पे आ जाइए। ये जो है उसके रिवर्स प्रक्रिया में है, कूलिंग में। फिर अब आ जाइए, ठीक है, 2 नंबर से 1 नंबर में, जो इसकी जो है 1 2 3 4 चौथी प्रक्रिया है। तो कूलिंग करने से होगा। क्या करने से होगा? कूलिंग करने से होगा, ठीक है। जब फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में आप क्या करते हैं, पानी का जो बोतल है वो डाल देते हैं और काफ़ी अगर ठंडा कर देते हैं तो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है बोतल के अंदर ही, ठीक है।
आप देखे होंगे कई बार। और कुछ बच्चे ऐसे कलाकार टाइप के बच्चे होते हैं जो अब गर्मी आ गई है तो ये ऐसा करते रहेंगे। पानी को देखते हैं, हम लोग तो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, स्कूल के टीचर हैं, तो पानी को जो है पूरा बर्फ़ बना के लाता है ताकि वो जब आए स्कूल 8 बजे और तब से लेके कम से कम 12-1 बजे तक उसका पानी जो है ठंडा रहे, उस रूप में रहे। बहुत सारे ऐसे कलाकार बच्चे हैं, हम लोगों को भी दे देते हैं कि सर लीजिए पीजिए, ऐसे ऐसे कलाकार हैं। लेकिन हम लोगों को बोलना ज़्यादा होता है, तो जो चिल वाटर है वो नहीं पीते हैं, नॉर्मल वाटर पीते हैं, नहीं तो गर्म वाटर पीते हैं। ठीक है, तो पानी को जो है उसी हिसाब से गर्म करके रखते हैं और पीते हैं। देखिए तो आपने क्या देखा, तापमान, तापमान, ये तापमान जो है, ये तापमान का 2 रूप है। जब किसी चीज़ को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो भी तापमान है। जब किसी चीज़ को आप क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, तो वो दूसरा रूप है। किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं। जब आप उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब जब आप उसको क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, तब। ठीक है, दोनों के दोनों रूप है। ये दोनों तापमान के अंतर्गत ही आती है। तो तापमान एक कारक है जो अपने को बताती है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है। तो ये दोनों चीज़ होता है। तो पदार्थ को जब आप क्या करेंगे, कोई भी सॉलिड पदार्थ है, उस चीज़ को क्या करेंगे, आप गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी चीज़ को आप क्या करेंगे, फिर हीट देंगे आप, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी गैस को क्या करेंगे, जब आप कूलिंग करेंगे, जब आप क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। जब फिर उसी को क्या करेंगे, आप फिर कूलिंग करेंगे, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब खेल किसका है, तो सब खेल किसका है, तो सब खेल टेम्परेचर का है, तापमान का है सब खेल। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, इस चीज़ को क्या करना है, समझना है। ठीक है, हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ वही दिखा रहा है, ये जो आप आरेख देख रहे हैं वो वही दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे का जो टॉपिक है उसको देखते हैं, और उसके बाद सोचना है कि क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, इस आरेख के माध्यम से हम लोग चलेंगे आगे, आगे हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस जल, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाष्प है। क्या है, वाष्प है। तो ये जो जल आप देख रहे हैं, ये जल किस फॉर्म में है, तो ये जल जो है ये द्रव अवस्था में है। किस में है, द्रव अवस्था में है। और ये जो आप बर्फ देख रहे हैं किस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है। और ये जो आप वाष्प देख रहे हैं किस अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में है। इसका टेम्परेचर देखिए, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। 0, 25 और 100 में संख्यात्मक अंतर है जो आप समझ रहे हैं। 100 का मतलब है जो सबसे हाईएस्ट है। तो टेम्परेचर जब सबसे हाईएस्ट होगा तो कोई भी पदार्थ का जो अवस्था होगा वो गैसीय फॉर्म में ही होगा, अपना रूप बदल चुका होगा। उसके बाद चले आइए 25 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये बर्फ़ है, ठोस रूप में है। देख लीजिए, तो 0 से जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान पॉजिटिव में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में जब बढ़ेगा तो ठोस, द्रव और गैस। और तापमान जब नेगेटिव में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। 100 है, 99 आएगा, 98 आएगा, 96 आएगा, 50 आ जाएगा, रूप उल्टा होता चला जाएगा। गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से और चला जाएगा -5, -7, -18। तो
तो और ज़्यादा ठोस हो जाएगा। समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को समझिए, ठीक ना। तो ये है, बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, ठीक है, अपने रूप को, ठीक है, क्रम दर क्रम नहीं बदलता है। वो ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर गैस से डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो अपवाद के रूप में हैं। ऐसे पदार्थ को कहते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। और ये क्रिया क्या है, ऊर्ध्वपातन। क्या है, ऊर्ध्वपातन। चलिए, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। जैसे आप बर्फ़ को गर्म करेंगे या यूं ही वातावरण में रखेंगे तो बर्फ़ पहले पानी में कन्वर्ट होगा, पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प में कन्वर्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कपूर को रखेंगे, किसको रखेंगे, कपूर को, ठीक है, कपूर है, नेफ्थलीन की जो है गोली आती है, उस नेफ्थलीन की गोली को जब आप रखेंगे चूहे वगैरह से बचाने के लिए, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। अपने स्टूडियो में, अपने कोचिंग में भी नेफ्थलीन की गोली लाए थे चूहा को, कॉकरोच वगैरह को भगाने के लिए। अभी तो काफ़ी दिन पहले दिए थे, तो अभी तक में ऊर्ध्वपातित हो गई है, नहीं तो अभी हम आपको दिखाते। कपूर को आप देखिएगा, कभी ले आइए, 1 रुपये की आती है, आप अपने घर में उसको खोल के रख दीजिए, कवर से बाहर निकाल के, और रोज़ वॉश कीजिए। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है, मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। वो ठोस से गैस में और गैस से डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में, सीधे गैसीय अवस्था में और वापस, ठीक है, फिर ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है। उदाहरण, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये केमिकल फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड का, इसका चूर्ण, ठीक है, क्या करना है, कहीं से ले आना है, ठीक है, चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए, ठीक है, और चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रख दीजिए, और कीप के सिरे पर रुई की, ठीक है, डाट लगा दीजिए और धीरे धीरे गर्म कीजिए। आप पाइएगा या आप देखिएगा कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो गया है, गैस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, और भीतरी दीवारों पर ठोस के वाष्प संघनित हो गए हैं, ठीक है। तो ये है एक रासायनिक प्रक्रिया जो आप करके देख सकते हैं, जो आप, ठीक है, करेंगे तो इस चीज़ को आप पाएंगे, इस चीज़ को आप पाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ किया गया है, इसको जूम करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, जूम करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे है, सामने है, देखिए यहाँ पे कि कैसे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे और आपके घर में ये चीज़ संभव नहीं है, लेकिन प्रयोगशाला में ये चीज़ है तो किया जाता है। देख लीजिए आप, ये है, ठीक है, वो पात्र जिसमें ये रख के किया जा रहा है। पिछले वीडियो में बर्नर, स्टेन, जाली के बारे में बताया था। ये है वाष्प, जो ये, ठीक है, कीप के ऊपर बना हुआ है। ये पारदर्शी कीप है जो कांच की बनी हुई है, लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वाष्प बना है अमोनियम क्लोराइड का, और ये ठोस अमोनियम क्लोराइड इस पात्र में है रखा हुआ, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, और ये रुई का टुकड़ा है। यहाँ जो है चीनी मिट्टी जो है ना, चीनी मिट्टी, उसकी बर्तन की बात कह रही है, खाने वाला जो चीनी है उसकी बात नहीं हो रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम लोग अभी तक क्या पढ़ा, हम लोग अभी तक पढ़ा कि ताप में अगर परिवर्तन हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे जब दाब में परिवर्तन हो, जब प्रेशर में परिवर्तन हो तो
क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बने रहिए, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो इसके हकदार हैं। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद।